हेलो दोस्तों। भारत में जो नेट एफडीआई है यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपने सबसे निचले स्तर पर आज पहुंच चुका है। क्या ये एक घबराने का विषय है? क्या ये भारत के लिए गलत संकेत है या ये एक अच्छे संकेत के रूप में उभर के आ रहा है? आइए आज के इस वीडियो में हम इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि एफडीआई क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जिसको हम एफपीआई बोलते हैं वो क्या होता है, और ये गिरता हुआ एफडीआई भारत के लिए चिंता का विषय है कि नहीं है, और आरबीआई का क्या कहना है इसमें, लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या कहते हैं। आइए उन सभी चीजों पर हम डिस्कशन करते हैं। आपके यूपीएससी पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट है और अलग अलग एग्जाम्स में ये एफडीआई का कॉन्सेप्ट हमेशा से पूछा जाता है। सबसे पहले तो न्यूज में क्यों रहा है ये? न्यूज में इसलिए रहा है क्योंकि इंडिया का जो नेट एफडीआई है यानी कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 96.5% आप देखेंगे नीचे गिर चुका है, यानी कि अपने सबसे निचले स्तर पर है। दैट इज $353 मिलियन, जो कि एक समय पर $10 बिलियन के आसपास हुआ करता था। यानी इससे पिछले साल में अगर आप देखेंगे तो $10 बिलियन के आसपास भारत में निवेश का जो लेवल था वो था, और आज की डेट में वो बहुत नीचे गिर चुका है। अभी आरबीआई ने ये डेटा दिया है अपने लेटेस्ट मंथली बुलेटिन में, जहां पे उसने बताया है कि लार्ज फंड रिपैरिटेशंस जो हैं, ये जो वापिस पैसा जा रहा है, इसके पीछे का रीजन है रिपैट्रिएशंस। अभी रिपैट्रिएशंस क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स की वजह से क्यों निकली हैं फॉर्म्स यहां से, और ओवरसीज जो एरियाज हैं उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से भारत में आप देखेंगे कि एफडीआई जो है वो कम होता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले एफडीआई क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को हम पहली बारी में समझ लेते हैं। देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आजकल हम लोग एलॉन मस्क को बोले थे पहले थोड़े दिनों पहले कि आप आइए और भारत में अपनी इंडस्ट्री खोलिए, यहां पे टेस्ला गाड़ी बनाइए, यहां पे मैन्युफैक्चरिंग करिए। जब मैं बोलता हूं कि यहां पे मैन्युफैक्चरिंग करिए, इसका मतलब है कि एलॉन मस्क भारत में आएंगे, भारत में लैंड लेंगे, लैंड परचेज करेंगे, वहां पे रॉ मटेरियल्स जो भी यूज होंगे वो भी भारत से लेंगे। सिर्फ लैंड और रॉ मटेरियल्स नहीं लेंगे, यहां पे जो भी लेबर काम करेगी या मैक्सिमम लेबर जो भी यहां पे काम करने वाली है वो भी भारत के ही लोगों को वहां से चूज करा जाएगा, यानी कि यहां पे लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस आप यहां पे एक चीज और नोटिस करेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को नहीं ला रहे हैं। ये यहां पे जब आ रहे हैं तो पैसा लेके आ रहे हैं। जब वो पैसा लेके आ रहे हैं भारत में, जब वो एंट्री ले रहे हैं, तो याद रखना वो भारत का रुपी लेके नहीं आ रहे हैं, वो अपने देश की कोई करेंसी लेके भारत में आ रहे हैं। यानी कि वो क्या लेके आ रहे हैं, अभी के लिए मान के चलते हैं डॉलर्स लेके आ रहे हैं। तो इसी को हम बोलते हैं कि फॉरेन रिजर्व्स या फॉरेन एक्सचेंज जो है यहां पे प्रोसेस में आएगा बीच में। यानी कि वो क्या लेके आए हैं, फॉरेक्स, फॉरेन करेंसी। और ये फॉरेन करेंसी में वो जब अपना सारा पैसा लाएंगे तो वो यहां पे तो वर्कआउट नहीं कर सकता, इंडिया में तो डॉलर्स नहीं चलेंगे, तो वो आरबीआई के पास जाएंगे। आरबीआई जो है इसको कन्वर्ट करके रुपीस में दे देगा। पर एक चीज याद रखिएगा, आरबीआई के पास जो एक फॉरेक्स का रिजर्व है, जो खजाना है, उसमें फॉरेक्स बढ़ जाता है जब भी कभी बाहर से क्या आता है, जब भी कभी बाहर से डॉलर्स या फॉरेन करेंसी भारत में एंटर करती है। अब इसका फायदा क्यों होता है? इसका फायदा इसलिए होता है जब कभी भी आपकी जो करेंसी है वो डेप्रिसिएशन में होती है, तो वहां पे आप इस फॉरेक्स को एज अ लाइन ऑफ डिफेंस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी करंट अकाउंट में घाटे लगते हैं तब आप वहां पे यूज कर सकते हैं। या अगर आपको ये टर्म्स नहीं समझ में आए हैं तो मैं बहुत बेसिक सी बात कह देता हूं। ये फॉरेक्स का इस्तेमाल हम पता है कहां करते हैं, जब कभी भी हमें कोई सामान बाहर से मंगवाना होता है, इंपोर्ट करना होता है। जैसे आप जानते हैं कि 85% का क्रूड ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं बाहर से। तो इस तरीके की ऐसी कई सारी चीजें हैं जिस पे इंडिया निर्भर करता है दूसरी कंट्रीज पर, और जब कभी भी भारत दूसरी कंट्रीज से कोई चीज परचेज करता है तो उसको वो करेंसी में पेमेंट करनी पड़ती है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड डिमांडेड होती है। यानी कि जैसे डॉलर, यानी कि जैसे यूरो, युआन, येन, पाउंड, ये कुछ ऐसी करेंसीज हैं जो वर्ल्ड में रिजर्व असेट की तरह मानी जाती हैं। यानी कि हर देश में लगभग रूप में एक्सेप्टेड होती हैं, वाइडली एक्सेप्टेड हैं ये सारी करेंसीज, और उसी में डॉलर भी आता है। तो यानी कि पूरा विश्व जो है वो डॉलर में पेमेंट करते वक्त कभी उसको प्रॉब्लम नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो हर कंट्री में वाइडली एक्सेप्टेड है। अब ये जो डॉलर्स हमारे पास फॉरेक्स के रूप में आए, क्योंकि भारत में निवेश आया, क्योंकि एलॉन मस्क आए, तो हमारा फॉरेक्स बढ़ गया। और जब कभी भी हमारा
फॉरेक्स बढ़ेगा तो हम ज्यादा लंबे समय तक अपने इंपोर्ट्स को कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी जो 1990 में हुई थी। आज हमारे पास करीबन करीबन 16 से 17 महीने का इंपोर्ट कवर है, यानी कि अगर भारत में 1 रुपए भी ना आए तो आज आरबीआई के पास इतना फॉरेक्स पड़ा हुआ है कि अगले 16 से 17 महीने वो अपनी सारी डिमांड्स को, जो भी आज की प्रेजेंट डिमांड्स है, उसको फुलफिल कर सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है एफडीआई इज वेरी गुड। एफडीआई क्योंकि हमारे पास क्या लेके आता है, फॉरेक्स लेके आता है, और ये फॉरेक्स रखना काफी इंपॉर्टेंट है देश के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए खासकर कई सारी चीजों से प्रोटेक्शन मिलता है। अब मैं यहां पे कह रहा हूं पैसा भी लिया है, लैंड भी यहां से लिया, रॉ मटेरियल्स भी हुए, लेबर भी यहां की हुई, और ये नहीं यहां पे वो टेक्निकल एक्सपर्टीज भी लेके आ गए अपनी, यानी कि वो टेक्निकल नो हाउ, वो मशीन्स, वो साइंटिफिक रिसर्च हमारे लोगों को सिखाया जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है एफडीआई इज वेरी गुड। क्यों एफडीआई अच्छा है? सिर्फ पैसा नहीं आ रहा, उसके साथ बहुत सारी चीजें आ रही हैं, उसके साथ एक्सपर्टीज आ रही है। अब मान के चलती है कि जब वो यहां पे आए, जैसे मैकडी एक एफडीआई का एग्जांपल है, और मान लीजिए कभी कोई खतरा आया, खतरे का नाम आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आई, कोई भी ड्रॉट आया, इन्फ्लेशन आया, जिससे भी एक इन्वेस्टर घबराता है ना, वॉर्स आए, कोई देश में मिलिट्री कूप हुआ, किसी भी वजह से अगर कोई व्यक्ति घबराहट में है, इन्वेस्टर घबराहट में है, वो अपना पैसा लेके भागेगा वहां से। पर एफडीआई जो कर लेते हैं वो कभी भी रातों रात एकदम से भाग नहीं सकते, क्योंकि रातों रात इतना बड़ा निवेश कर चुके हैं, लैंड नहीं बेच पाएंगे, सारे लोगों को निकाल नहीं पाएंगे। बहुत बड़े लेवल पे जब निवेश होता है तो भागना इतना आसान नहीं होता, ये बात ध्यान से समझ लीजिए। यानी कि एफडीआई जो है ना, मैनेजमेंट कंट्रोल तो लाता ही लाता है, उस व्यक्ति को यहां पे लंबे समय तक रुकवा भी देता है। जैसे मैकडी का एग्जांपल मैं भी आपको दे रहा था, जब कोविड आया, 2 साल कोविड के निकले, क्या मैकडी यहां से बंद करके निकल गया? जी नहीं, वो सरवाइव करेगा ऐसी कंडीशंस में। पर सुनो, एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? आप यहां पे फिजिकली नहीं आ रहे, आप अपना लैपटॉप ओपन करते हैं, शेयर मार्केट में जाते हैं और स्टॉक्स परचेस कर सकते हैं, बॉन्ड्स परचेस कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स परचेस कर सकते हैं एक क्लिक के साथ। जब आप एक क्लिक के साथ परचेस करते हैं, भारत की कंपनीज में लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, आप इन कंपनीज के शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, अलग अलग फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को जब परचेस कर लेते हैं, याद रखिएगा, तब आप कहलाए जाते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। क्योंकि आप भारत के नहीं, आप भारत के रेसिडेंट नहीं है, बट भारत के बाहर से आप भारत के अंदर क्या लगा रहे हैं? पैसा लगा रहे हैं। और अगर भारतीय जो रेसिडेंट है वो ही लगा रहे हैं तो उनको हम बोल देते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। तो हम डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं। और पोर्टफोलियो इसलिए बोला जाता है क्योंकि अलग अलग जगहों पर पैसा लगाया जाता है, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, अलग अलग जगहों पर। अब मैं यहां पर यह कहना चाह रहा हूं, एक क्लिक के साथ जब पैसा आता है तो फॉरेक्स तो यहां पर भी आता है, क्योंकि वो डॉलर्स में पेमेंट करते हैं, कन्वर्ट होकर वो रुपये में जाता है भारत की कंपनी के पास। पर एक बात तो पक्की है, फॉरेक्स तो आ रहा है ना, फॉरेक्स में तो कमी नहीं आ रही, फॉरेक्स हमेशा प्लस होगा, चाहे एफडीआई हो चाहे एफपीआई हो। पर इसमें एक बहुत बड़ा लूप होल है। एफपीआई वाले जितने भी होल्डर्स होते हैं, एफपीआई या एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, इनमें एक सबसे बड़ी समस्या यहां पे ये आ जाती है कि अगर कोई खतरा आया, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, किसी तरीके का इकोनॉमिक लॉस, किसी तरीके का वॉर, किसी तरीके की सिचुएशन, तो वो रातों रात अपना पैसा लेके निकल भी सकते हैं। रातों रात पैसा लेके कैसे निकल सकते हैं? जैसे परचेज करा शेयर, वैसे सेल आउट भी कर दिया। अब देखो, जब परचेज करा था तो फॉरेक्स बढ़ा था, जब सेल आउट करेंगे तो फॉरेक्स गिरेगा, नीचे आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहां से बाइंग बैक अगर होना स्टार्ट हो गया तो आप समझ सकते हैं कि भाई सेल ऑफ हो रहा है, फॉरेक्स गिरेगा। तो ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट्स हैं, बट एक बात पक्की है, एफडीआई लंबे समय तक रहता है, स्टेबल मनी में काउंट होता है, और एफपीआई जो होता है वो हॉट मनी के रूप में जाना जाता है। आया और कब चला गया, डिस्टेबलाइज कर सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए ये अच्छा तो है, बट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं दे सकता, और शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं एफपीआई की वजह से। अब यहीं पे ये सवाल बोला गया कि हमारा जो एफडीआई है वो गिर चुका है, बहुत अपने नीचे स्तर पे आ चुका है। तो पहले तो एफडीआई टेक्निकल भाषा में क्या है? एफडीआई इज व्हेन अ फॉरेन इंडिविजुअल कंपनी या कोई भी इन्वेस्टमेंट फंड, कोई भी इंस्टीट्यूशन अपना पैसा इंडिया में लगाता है, बिजनेस सेट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, कोई प्रॉपर्टी खरीदता है या फिर किसी कंपनी में निवेश कर देता है। अब मैं अगर कहता हूं उसने एफडीआई करा है, तो याद रखना 10% से ज्यादा किसी भी लिस्टेड कंपनी में अगर उसने परचेस कर लिया है शेयर्स, कोई भी ओनरशिप, तो हम उसको बोलेंगे एफडीआई कर ली है उसने। लेस देन 10% करा है तो उसको बोला जाएगा एफपीआई। और अनलिस्टेड कंपनी में देयर इज नो क्राइटेरिया 10% वाला, याद रखना। अब यहां पे ना एक वर्ड यूज करा गया, नेट एफडीआई। नेट एफडीआई का मतलब यहां पे क्या है? ग्रॉस इनफ्लोस माइनस आउटफ्लोस। ग्रॉस इनफ्लोस मतलब कई सारा पैसा भारत में आया, फिर कई क्या होता है, लोग क्या करते हैं ना, पैसा लाए,
ठीक है, या तो 10% कंपनी के शेयर्स खरीद रखें, उसको भी आप एफडीआई कहेंगे, 10% से ज्यादा खरीद रखें, उसको भी आप एफडीआई कहेंगे। लिस्टेड कंपनी में, अनलिस्टेड कंपनी में एफडीआई का मतलब है कितना भी आपने खरीद रखा है। अब लिस्टेड अनलिस्टेड क्या है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर वो लिस्टेड है, बीएससी एनएससी के अंदर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, लिस्टेड बोलो, अगर उसमें नहीं है उसका नाम तो अनलिस्टेड है। अब मैं यहां पे आपको ये समझाना चाह रहा हूं, लोग आते हैं पैसा यहां पे कमाते हैं, कमाते कैसे हैं? मान लीजिए आज आपने जो एक शेयर था, जब एक एफपीआई ने शेयर खरीदा था आज से 1 महीने पहले, तो उसने ये शेयर खरीदा था 100 रुपए का। अब ये 100 रुपए का शेयर उसने इसलिए खरीदा क्योंकि उसको ऐसा लगा फ्यूचर में इसका दाम बढ़ेगा। अब हुआ ये कि जैसे ही 100 रुपए का ये शेयर, इसके दाम बढ़े, इसके दाम कैसे बढ़ेंगे दोस्तों? जब भी डिमांड बढ़ेगी उस कंपनी की। अब डिमांड कैसे बढ़ेगी? यानी कि मान लीजिए टाटा का शेयर खरीदा और टाटा आज एक न्यूज देता है कि मैं 10 और नई इंडस्ट्रीज खोलने वाला हूं। इससे क्या पता चलता है कि टाटा प्रॉफिटेबल है, इससे क्या पता चलता है टाटा जो है लंबे समय तक टिकने वाला है। तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जाता है लोगों के दिमाग में और इसके दाम बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति इसका शेयर खरीदना चाहेगा, इसका भागीदार बनना चाहेगा। तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ते हैं तो प्राइसेस बढ़ते हैं, और बढ़ते हुए प्राइसेस यहां पे इस $100 रुपीस के शेयर को कितने का बना सकते हैं? 1000 रुपए का बना सकते हैं। अब ये 1000 रुपए का हो सकता है, मैं एज अ एफपीआई होल्डर मुझे ऐसा लगता है ये 1000 रुपए का बहुत है, इसको 1000 रुपए का बेच के अब मैं एग्जिट कर लेता हूं, मुझे ज्यादा लालच नहीं है, 900 रुपए कमा लिए बहुत है। हो सकता है कि आपको, जिसको मैंने ये बेचा है, आपको लगता है कि 1000 रुपए की 10,000 बन सकता है, इसलिए आप उस समय 1000 रुपए का ये परचेज कर सकते हैं मेरे से। मेरे कहने का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग होती रहती है, तो पैसा आता है, पैसा जाता है, फिर उसका टोटल आया, जितना आया उसमें से गया कितना, माइनस कर दो तो पता चलेगा नेट एफडीआई कितना हुआ है भारत में। तो ग्रॉस एफडीआई जो है वो टोटल अमाउंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। और आउटफ्लोस कैसे हो सकते हैं? रिपैरिटेशन से हो सकते हैं, यानी कि आपने प्रॉफिट कमा लिया, अब प्रॉफिट कमा के आप शेयर्स बेचे और निकल गए अपने घर पे वापस। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप एग्जिट ले ले किसी मार्केट में, आपको समझ में आ गया कि इस समय मार्केट ठीक नहीं है, यानी कि प्रॉफिट तो नहीं हुआ बट लॉस ज्यादा ना हो। मान लो ये 100 रुपए का जो शेयर था, इसके दाम 80 आ गए, तो अब आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं इतना ज्यादा भारत में रुक नहीं सकता, मेरा पैसा बर्बाद ना हो जाए, तो 80 पे बेच के निकल गए, डिसइन्वेस्ट करके निकल गए। और कई सारी कंपनी जो है भारत की, अब अगर दूसरे देशों में इन्वेस्ट करने लग जाए भारत को हटा के, तो भी आप देखेंगे भारत की कंपनी से पैसा नहीं, बाहर जा रहा है पैसा। और जब भी बाहर जाएगा तो हमेशा फॉरेक्स कम होगा, क्योंकि बाहर जब भी निवेश करोगे तो फॉरेक्स गिरेगा। ये बात तो पक्की है कि इन तीनों चीजों से फॉरेक्स आपका जाएगा। चलिए, अब कहानी क्या है कि व्हाट हैपेंड विद फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2025? मोर मनी वेंट आउट देन बिफोर। आज से पहले इतना पैसा बाहर नहीं गया जितना पैसा इस समय गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ना कई सारे बिग जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने एग्जिट लिए, मार्केट में से निकले हैं। बट क्या ये अच्छा है या बुरा है? देखो, डर की वजह से नहीं निकले हैं, ये यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला जा रहा है इस आर्टिकल के अंदर। डर की वजह से भी एक इन्वेस्टर अपना पैसा लेके भागता है, फियर की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, वॉर्स की वजह से, डिजास्टर्स की वजह से, ऐसी नेचुरल कैलामिटीज की वजह से डर के अगर वो पैसा लेके भागे तो ये देश के लिए अच्छा सिग्नल नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर उसका इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस नहीं है भारत के ऊपर। पर यहां पे क्या बोला गया है? रिपैरिटेशंस हुए हैं। अब मैं यहां पे ये कहना चाहता हूं, उसने प्रॉफिट कमाया है और वो प्रॉफिट कमा के बाहर गया है, इसको हम एक अच्छा संकेत मानते हैं भारत में। ये बिल्कुल भी बुरा संकेत के रूप में नहीं निकल के आएगा, क्योंकि कई सारी मेजर कंपनीज यहां से इन्वेस्टमेंट अपना बाहर लेके गई हैं, जैसे कि अल्फा वेव ग्लोबल, पार्टनर्स ग्रुप, आईवीसीए, ईवाई, ओपन मार्केट। आप देखेंगे कि यहां पे बहुत सारे लोग जो हैं अपना पैसा बनाए, मतलब शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, जैसे उनको लगा कि उनको मुनाफा हुआ वो बेचे और निकल गए। और ये तो इस बात से भी प्रूव हो सकता है कि जब मार्केट सबसे अच्छा था सितंबर में 2024 में, उस समय सबसे ज्यादा लोग निकले। अच्छे मार्केट को छोड़ के क्यों जाएगा जब उसको सेल आउट करना है? तो ये एक अच्छी चीज है कि हमारी जो मार्केट है वो अच्छी चल रही है और उस खुशी में लोग प्रॉफिट देके वहां से बाहर निकल रहे हैं, चाहे एयरटेल है, चाहे बैट है, सिंगटेल है। आप देखेंगे यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये डर की वजह से नहीं है। अब देखिए यहां पे क्या बोला गया? नेट एफडीआई गिरा है बट ग्रॉस एफडीआई बढ़ा है। ग्रॉस एफडीआई बढ़ा मतलब काफी सारे लोग आए हैं, ठीक है, आए और निकल गए, बट आए तो हैं, आए हैं इसका मतलब भारत में कॉन्फिडेंस है, भारत की मार्केट में कॉन्फिडेंस है। दिस इज अ गुड साइन। और पैसा कहां गया? मैन्युफैक्चरिंग में, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में और कम्युनिकेशन सर्विसेज में, ठीक है। पर इन शॉर्ट लोगों ने एफपीआई ज्यादा करा है, एफडीआई कम करा है, इसलिए ये खतरे की घंटी मैं मानता हूं इसको एक प्रॉब्लमेटिक। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं एफपीआई जो है वो हॉट मनी है, अनस्टेबलाइज कर देता है, डिस्टेबलाइज कर देता है, जबकि एफडीआई जो होता है वो लंबे समय तक एक इन्वेस्टर यहां पे रहने के लिए आता है। अब देखिए, India's investment landscape is evolving. Many foreign investors are exiting profitably, a natural step. ये
कॉमन स्टेप है, ऐसा होता है, फिर आएंगे वो वापस अपना पैसा लेके। तो ये कुछ समय का एक संकेत है जो आरबीआई बता रहा है। एट द सेम टाइम इंडियन कंपनीज आर इन्वेस्टिंग अब्रॉड, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे यहां से फॉरेक्स गिर रहा है, एफडीआई कम हो रहा है, वो इसके लिए क्योंकि हमारी कंपनीज बाहर निवेश करना चाह रही हैं। अब इसका मतलब क्या है कि बाहर हम एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। अब अपने घर की मार्केट हमने एक्सप्लोर कर रही है, अब हम इतना कॉन्फिडेंट हैं कि हम बाहर जाकर भी अपना पैसा कमा सकते हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है कि ग्रोइंग कॉन्फिडेंस और ग्लोबल एम्बिशन हमारे जो कंट्रीज की कंपनीज हैं उनका बन चुका है। तो ये भी एक अच्छा संकेत के रूप में माना जा रहा है। देखिए, इसको कैपिटल फ्लाइट नहीं बोलना है। क्यों इसको कैपिटल फ्लाइट नहीं बोलना है? क्योंकि इट इज नॉट ड्यू टू फियर और इंस्टेबिलिटी, रादर इट इज अ प्लान्ड, यानी कि लोगों ने जानबूझ के किया है। यहां से पैसा निकाल के प्रॉफिट कमा के बाहर गए हैं, खुश हैं, कुछ समय बाद वापस आ जाएंगे और सिचुएशन जो है पुरानी जैसी हमारे लिए हो जाएगी। इंडियन कंपनीज बाहर जा रही हैं, ये शो करता है कि ग्लोबल ब्रांड बनना चाहते हैं हम, अब अपने प्रेजेंस को अच्छा रखना चाहते हैं। पर इन सबको बोलते हुए भी मैं यहां पे एक बात तो पक्की बोलना चाहूंगा, दैट इज देयर इज अ कंसर्न ऑल्सो। अभी कंसर्न क्या है? रुपये की वैल्यू जो है ना उस पे असर पड़ेगा। कैसे असर पड़ेगा? जब कभी भी याद रखना, यहां से लोग बाहर जाएंगे तो किस चीज की डिमांड करेंगे? दे विल ऑलवेज डिमांड फॉर डॉलर्स, या जो करेंसी वो लेके आए थे। जब कभी भी किसी चीज की डिमांड बढ़ती है उसका प्राइस बढ़ता है। और याद रखना, एक्सचेंज मार्केट में बढ़ते हुए प्राइस को आप एप्रिसिएशन कहते हैं। अब एप्रिशिएट हो जाएगी कौन सी इकोनॉमी? डॉलर एप्रिशिएट हो जाएगा, डॉलर एप्रिशिएट हो जाएगा, यूरो एप्रिशिएट हो जाएगा, युआन एप्रिशिएट हो जाएगा, येन, यानी कि जिसमें पैसा लेके आए थे उसी को आप मांग के लेके जाओगे तो उसकी डिमांड करोगे। पर याद रखना, अगर एक ये तराजू की तरह है, एक साइड मान के चलिए ये तराजू में डॉलर है, एक साइड रुपी है, अगर डॉलर ऊपर उठेगा तो रुपी नीचे गिरेगा। यानी कि मैं ये बात बोल सकता हूं कि रुपी की वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट होगी और होती भी दिखेगी आपको। और डेप्रिसिएशन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है देश के लिए, क्योंकि एक्सपोर्ट्स तो बढ़ जाएंगे बट इंपोर्ट्स बहुत महंगे पड़ जाते हैं और इंडिया जो है नेट इंपोर्टर है, तो इसके लिए देश में एक प्रॉब्लम भी आ सकती है। करंट अकाउंट में घाटा लगेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंपोर्ट्स जो है महंगे पड़ जाएंगे, बहुत ज्यादा पैसे देके हम लोगों को सेम चीज मिलेगी, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। और फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स तो गिरते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब भी आए थे तो फॉरेक्स बढ़ा था, बट जब जाओगे तो फॉरेक्स गिरेगा और वो लाइन ऑफ डिफेंस जो है आपकी कमजोर पड़ सकती है। ये कुछ सडन शिफ्ट्स आ सकते हैं मार्केट में, बट यहां पे लॉन्ग टर्म अगर बेसिस पे बोलूं तो ये मार्केट का एक बेसिक फ्लक्चुएशन होता है, बिजनेस साइकिल होती है, लोग निकलते हैं वापस आएंगे और ये धीरे धीरे अगले 6 महीने में सुधरती हुई आपको स्थितियां देखने को मिलेंगी। जैसे जैसे वॉर्स भी खत्म होंगे, हमारा फाइनेंशियल सेक्टर काफी अच्छा और स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट है। तो आई थिंक मार्केट जो है वो अपने पूरे करेक्शन पे आ चुका है, या थोड़ा बहुत जो करेक्शन बचा होगा वो भी ले लेगा एंड उसके बाद सारी चीजें स्टेबलाइज हो जाएंगी। खैर, यहाँ पे एक प्रॉब्लम जरूर हुई है, डाइवर्सिफाई नहीं हो पाया इन्वेस्टमेंट। कुछ ही सेक्टर्स में गया, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में गया, एनर्जी में गया, फाइनेंस में गया, टेलीकॉम में गया। हम क्या चाहेंगे कि ये ना थोड़ा ओवरऑल सारे सेक्टर्स में जाए, ताकि सभी सेक्टर्स में ग्रोथ हो, सभी सेक्टर्स में डेवलपमेंट हो। यहां पे अनइवन ग्रोथ हो रही है, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही है अदर सेक्टर्स में, जो कि एक मेजर कंसर्न के रूप में निकल के आ रहा है सामने। तो यहां पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि जॉब क्रिएशन पे इशू आए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में इशू आए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इशू आए। ये शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म व्हाट आई बिलीव इज, आरबीआई बिल्कुल सही कह रहा है, रिपैरिटेशंस हैं, प्रॉफिट कमाया गया है और वापस ले गया है। अब वहां पे जाएंगे, प्रॉफिट में थोड़ा एंजॉय करेंगे और वापस आएंगे और फिर मार्केट हमारी जो है रोबस्ट हो जाएगी, मार्केट जो है हमारी रेजिलिएंट है। तो आई थिंक कि इतना बड़ा इशू नहीं है। अब हमें थोड़ा बस ध्यान देके रखना है, जैसे कि आरबीआई दे भी रहा होगा, रिफॉर्म लानी है पॉलिसीज में और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बुलाना है और ईज ऑफ डूइंग करनी है और ज्यादा एफडीआई प्रमोट करना है, एफपीआई प्रमोट करना है, मार्केट को और अच्छे से रेगुलेट करना है, सेबी और आरबीआई को। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें जो हैं वो धीरे धीरे कम होंगी और हम लोग अपने जो नेट एफडीआई हमारा गिर चुका है उस नेट एफडीआई को हम पॉजिटिव भी बना लेंगे बहुत जल्दी हम अपनी लास्ट ईयर वाली स्ट्रैटेजी पर आ जाएंगे। तो पॉलिसी मेकर्स का यहां पे बहुत बड़ा रोल रहेगा और वो इन शॉर्ट करने की कोशिश भी कर रहे होंगे। तो आई थिंक कि आरबीआई इज डूइंग गुड, आरबीआई जो कर रहा है बेटर कर रहा है एंड सेबी की भी इस पे प्रॉपर नजर होगी। अब आगे देखेंगे हम लोग किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, मार्केट का रिस्पॉन्स कैसा रहने वाला है। थैंक यू सो मच। अगर कुछ सीखा हो तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू चहल अकेडमी।